सबको नमस्कार। आपके ध्यान में रहे जिन विषयों को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जा रहा है, इसी के संदर्भ में आपके ध्यान में रहे कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर 2024 को की थी, जिसमें मैंने ये जो HPPCL के जो प्लांट्स लगे हैं उनके विषय में, उनमें हो रहा भ्रष्टाचार, उसमें हो रही अनियमितताएं, इन सभी विषयों के बारे में मैंने 23 सितंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर सरकार ने सुना होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। क्या कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उसके बावजूद सरकार CBI से इस सारे विषय को क्यों नहीं लेके जाना चाहती? सरकार की मंशा ऐसी क्यों है? और सरकार की मंशा ऐसी क्यों है, मैं कुछ तथ्यों के साथ आपके बीच में कुछ विषयों को उठाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है उन विषयों की गंभीरता को समझते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार की परिस्थितियां इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हुई हैं, ऐसी ही परिस्थितियां पूरे हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिसमें बनती जा रही हैं। क्या इनसे हमें कुछ सीखना है? क्या प्रदेश के अंदर जो बाकी विभाग है जहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, रोज आवाज उठ रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार उन विषयों को गंभीरता से लेगी? मैं जिन विषयों के ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं कि पेखूबेला के अंदर जो प्लांट लगा, आपको पता होगा कि सेम प्लांट गुजरात के अंदर लगा जिसके ऊपर 144 करोड़ रुपया खर्चा आया, और जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा उसके ऊपर जो खर्चा है वो 220 करोड़ रुपया है। और ये क्या कारण बने, ये क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में कुछ बिंदुओं को मैं यहां पे टच करना चाहता हूं। आपके ध्यान में रहे कि जब भी कहीं पर कोई ऐसा बड़ा प्लांट लगता है, कोई DPR बनती है, तो उसका टेंडर होता है। पेखूबेला में जो प्लांट लगा उसकी जो DPR बनी उसका कोई टेंडर नहीं हुआ। वहां पर एक नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर किसी को DPR बनाने के लिए दे दी, उसने 15 दिन के अंदर DPR जो है वो बना दी। और जो DPR कभी बनती है उस DPR को किसी एजेंसी के द्वारा चेक करवाया जाता है। पेखूबेला में बनने वाली DPR को किसी भी एजेंसी के द्वारा चेक नहीं करवाया गया, यहीं से ही गड़बड़ शुरू हो गई। और उसके कारण, और उसके बाद क्या होता है, जब आपका कोई प्लांट लगता है, उस प्लांट को फाइनेंस कहां से किया गया? क्या वो प्लांट बैंक से फाइनेंस हुआ? क्या वो प्लांट आपने नाबार्ड से किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वो अलग अलग एजेंसियों से लोन लेके लगते हैं। और आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि ये जो प्लांट लगा है इसमें कंपनी की CC लिमिट को प्रयोग किया गया है। अब 1 वर्ष हो गया, उसके बावजूद भी आज की तारीख तक भी इस परियोजना को किसी भी खाते में, किसी बैंक के द्वारा लोन, किसी नाबार्ड की एजेंसी के द्वारा लोन, किसी और एजेंसी के द्वारा लोन, कुछ नहीं किया गया। केवल कंपनी की CC यूनिट जो CC लिमिट है उसका प्रयोग जो है यहां पे किया गया। उसके बाद जब टेंडर होता है, आप लोगों ने टेंडर डाल दिया, एक टेंडर आपने 100 करोड़ का डाल दिया, एक ने 110 करोड़ का डाल दिया, एक ने 120 करोड़ का डाल दिया। उस टेंडर के अंदर ई-रिवर्स ऑक्शन का प्रावधान होता है। ई-रिवर्स ऑक्शन क्या है कि आपने जो तीनों ने डाले हैं, आप तीनों को बुलाया जाता है कि भैया इसको नेगोशिएट करो, फिर वो जो 120 वाला है वो नीचे आता है, 100 वाला उससे नीचे आता है। ऐसा प्रोसेस ही नहीं बनाया गया इसमें, क्योंकि इसमें सारे के सारे अधिकारी उस कंपनी के साथ मिले हुए थे। और मैं तो ये कहता हूं राजनीतिक लोग इस जो पूरे खेल के अंदर मिले हुए थे। यही कारण है कि आज जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनी जा रही। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया है
तो इसको एक राजनीतिक मांग कह के जो है वो कह दिया कि ये राजनीतिक मांग है, इसके कारण से इससे पल्ला जो है वो झाड़ा जा रहा है। इसके अलावा आपके ध्यान में रहे, अभी तक प्लांट आज की तारीख में भी पूरा नहीं हुआ, इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अफसरों के ऊपर दबाव डाल के इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया गया। आज भी पैनल को साफ करने के लिए रोड्स, ट्रांसफार्मर के साथ बनने वाले कमरे, कुछ भी वहां नहीं बना है। आप वहां की वस्तु स्थिति जाकर भी देख सकते हैं। आपको पता होगा एक बार फ्लड आया, उसके कारण से प्लांट बंद हुआ, लेकिन फ्लड की प्रोटेक्शन के लिए आज की तारीख में भी वहां कुछ नहीं किया गया। उसके बाद ये पैरामीटर्स होते हैं कि जब आपका प्लांट चल पड़ा तो उसमें मिनिमम प्रोडक्शन कितनी होती है, उसका एक लिखा होता है कि इतनी मिनिमम प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मिनिमम प्रोडक्शन आज तक वो जो प्लांट है वहां पर वो लक्ष्य को जो है वो प्राप्त नहीं कर सके। इसी तरीके से जो मेन कारण बना उनकी मौत का, जिसमें प्रोविजनल एक्सटेंशन ऑफ टाइम, ये जो प्रोविजनल एक्सटेंशन ऑफ टाइम किसी कंपनी को दिया जाता है तो बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं, जब बोर्ड जो होता है उस बोर्ड की मीटिंग में वो एजेंडा जाता है और उस एजेंडे पे डिस्कस होने के बाद होता है। लेकिन आपके ध्यान में रहे, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का कोई एजेंडा नहीं लगा, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं हुई, उसके बिना ही ये जो है सारे का सारा काम कर दिया गया और 6 महीने का काम 1 वर्ष में हुआ। इसके कारण भी 15 से 20 करोड़ रुपया एचपीपीसीएल को जो है उसकी खपत लगी है। और आपके ध्यान में भी ये रहे कि इस टेंडर को जब ये फ्लोट हुआ, इस टेंडर को फ्लोट होने से लेकर टेंडर मैच्योर होने तक 15 से 20 के लगभग उसमें चेंजेस लाई गई उस पर्टिकुलर कंपनी को बचाने के लिए। क्या मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूं कि उस कंपनी ने जो 2 फॉर्च्यूनर्स और जो 4 इनोवा किन किन अधिकारियों को दी, कौन कौन से पॉलिटिशियन है जिनके पास दी गई, क्या इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? आज ये कहा जा रहा है कि ओंकार शर्मा जी की अध्यक्षता में जो है एक जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ओंकार शर्मा एक प्रशासनिक अफसर हैं, उनको वहां की जो टेक्निकल चीजें हैं उसके बारे में किस व्यक्ति को साथ में लगाया है? और अगर ओंकार शर्मा जी ने वो रिपोर्ट बना के तैयार कर दी है तो मैं तो ये मांग करता हूं आप सब चैनलों के माध्यम से कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैंने पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये जो 2 अफसर हैं, श्री देशराज जी और श्री हरिकेश मीणा जी, आपके ध्यान में रहे कि देशराज जी ने सुप्रीम कोर्ट से बेल ले ली है और ये मेरे पास उनके कागज भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि बेल लेते समय सरकार की तरफ से उनकी बेल को रोकने के लिए कोई भी वकील पेश नहीं हुआ। दोनों केसेस के अंदर ये क्या दर्शाते हैं? ये यही बात दर्शाते हैं कि अगर देशराज अंदर हो गए तो वो मीणा का नाम लेगा और जब मीणा अंदर हो गया तो वो किसी और का नाम लेगा। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इन सब लोगों की जो बात है वो तभी खुलनी थी अगर इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन होता। दोनों की बेल हो गई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी वकील जो है वहां पे डिफेंड करने के लिए नहीं गया कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सरकार का पक्ष डिफेंड करने के लिए वहां कोई पेश नहीं हुआ। इसलिए मेरा सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार ने देशराज जी को, मीणा जी को बचाने की कोशिश की है और वो बचाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर ये बात जो 6 महीने पहले मैंने कही थी, अगर उस बात को उस समय गंभीरता से लिया जाता तो ये इस प्रकार से ना होता। और आज भी बहुत से ऐसे विभाग में इसी प्रकार का होने जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में और भी विभागों के अंदर इसी प्रकार से होगा। आपके चैनलों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन सभी विषयों के अंदर सीबीआई से जांच होनी चाहिए। इन सब विषयों को जो विषय मैं आपके आगे रख रहा हूं, चाहे वो टेक्निकल विषय है, चाहे वो राजनीतिक विषय है, चाहे वो प्रशासनिक विषय है, उन विषयों को तभी पता लग सकता है अगर सीबीआई उसकी जांच करेगी। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई की जांच से भाग रही है? सरकार का सीबीआई की जांच से भागना केवल यही है कि इसमें सरकार का कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़े अफसर इन सारे भ्रष्टाचार के जो हुए हैं उसमें फुली इन्वॉल्व है। आपके ध्यान में रहे कि ये जो पेखू बेला में जो प्लांट लगा था, उन दिनों की बात कर रहा हूं 2023 की,
और इसका टेंडर खोलने की तारीख थी 4 अप्रैल 2023 और उस समय पीबी मॉडल की लागत जो थी वो 28 रुपए किलोवाट थी और अवार्ड के समय यानी 15 मई 2023 को कीमतों में 20% गिरावट आई और उसके बाद 15 दिनों में 50% गिरावट और आई। इन सारी चीजों के बारे में सरकार ने किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया कि कीमतों को कम किया जाए। यही कारण है कि आपकी जो प्रति मेगावाट जो आपका प्लांट पेखू वाला में लगा है 6.8 करोड़ प्रति मेगावाट उसकी लागत है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रति मेगावाट निर्माण की लागत है वो 4.90 रुपए प्रति वाट है, यानी करोड़ 9 करोड़ 90 के करीब जो है वो है। ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरीके से ये जो आपका शॉम्पटोंग करचम जल विद्युत परियोजना है, ये 450 मेगावाट की थी। इसके ऊपर जो लागत आनी थी वो 1724.10 करोड़ आनी थी और लेकिन अगस्त 2024 में इसके ऊपर 2230 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इसका काम जो है वो लगभग 45% और 53% के बीच में जो है वो अभी तक हुआ है। तो इन सारे विषयों के ऊपर मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय और हैं इसके साथ जुड़े हुए। जब मीना के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों ने पुतले जलाए तो क्या सरकार को उस समय ये ध्यान में नहीं आया कि ये जो अधिकारी है ये कितना भ्रष्ट है, इस अधिकारी से किस तरीके से वहां पे लूट मची हुई है। लेकिन मीना के प्रति जो विशेष कृपा है, एफआईआर में भी मीना का नाम नहीं है। क्या कारण है कि मीना का नाम नहीं है एफआईआर में, डेजिग्नेशन का नाम है। जब बाकी जगह पे देशराज जी का नाम हो सकता है, बाकी वो नाम हो सकते हैं, तो मीना का नाम क्यों नहीं? ये विशेष कृपा सरकार की तरफ से मीना के लिए क्यों है? सरकार को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। और एक बात जो मैं अंत में यह भी बोलना चाहता हूं कि एचपीपीसीएल का चेयरमैन कौन है पिछले 2 वर्षों से? एचपीपीसीएल के चेयरमैन जो इस समय के चीफ सेक्रेटरी हैं वो उसके चेयरमैन हैं। क्या उनको 2 वर्षों के अंदर इन विषयों के बारे में जानकारी ही नहीं हुई कि किस तरीके से प्रताड़ना हो रही है, किस तरीके से मीना और देशराज वहां पे आतंक मचा रहे हैं? और यही कारण है, एक जो साथ में और हिस्सा जुड़ जाता है, जो चीफ सेक्रेटरी को जो 6 महीने की एक्सटेंशन मिली है, क्या ये उसी के कारण से मिली है? क्या यही कारण है? इसलिए इन सब विषयों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मेरी आपके चैनलों के माध्यम से ये अपील है, सरकार से निवेदन है कि सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई के द्वारा इसकी जांच नहीं होती तो प्रदेश की सरकार को गंभीर जो परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे। सीबीआई जांच को लेकर मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई तो बीजेपी के हाथ में है, बीजेपी क्यों नहीं करवा लेती खुद ही सीबीआई जांच? ऐसा कहीं नहीं होता। सरकार की रिकमेंडेशन होती है तभी विभाग में सीबीआई की जांच होती है। मुझे दुख होता है इतनी हल्की मानसिकता के साथ आदरणीय सुक्खू जी बात करते हैं। कई बार उनकी बातों से ऐसे झलकता है जैसे ये जो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उनका। मुझे बताया जाए कि क्यों ऐसी इस प्रकार की बातें करते हैं। जब सीबीआई की बात करने के लिए कभी भी पत्रकार उनके पास जाते हैं तो आपने देखा है कि कार का दरवाजा कितनी जल्दी खुलता है और कितनी जल्दी वो अंदर चले जाते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है, ये साफ बात है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये सारे का सारा जो एपिसोड है इसके बारे में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एचआरटीसी का भी न्यूनतम किराया दोगुना किया गया है, इसमें आपका कमेंट चाहिए? इससे बहुत ज्यादा है तो तालमेल देख लो, हो जाएगा इसमें, हो जाएगा। निश्चित तौर से एचआरटीसी के अंदर ये जो किराया बढ़ाया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब व्यक्ति के ऊपर बोझ डाला गया है। 5 रुपए से सीधा 10 रुपए ये जो किया गया है ये न्याय संगत नहीं है। पेकू वाला का सर आपने जिक्र किया, जो बीते कल रिपोर्ट एसीएस ने दी है उसमें वो तार जो है वो पेकू वाला से जुड़ते हुए बिमड़ने की केस के ऐसा माना जा रहा है कि नहीं जुड़े। उनकी नियुक्ति पूरा जो उसकी डीपीआर से लेकर उसके बाद जो है वो शिमला कार्यालय में हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। कहीं भी हुई हो, लेकिन ये जो व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन में इस प्रकार की बो आ रही है तो आप सीधा समझिए ये किसका प्रेशर है, किस प्रेशर के अंदर वो रिपोर्ट बन रही है। इसीलिए हम बोल रहे हैं इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
इसीलिए हम बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट एजेंसी इन सारी चीजों को देखे, क्योंकि ये जो आपने विषय बोला है ये इस बात को दर्शाता है कि विभाग और अफसर और ये जो राजनीतिज्ञ लोग हैं ये मिले हुए हैं। सर, इसमें एक और इशू आ रहा है, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है विमल नेगी के मौत पे जो है अपनी राजनीति चमका रही है, तो इस पे आप कहते हो? आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? मैंने आपको तथ्यों के साथ सारे विषय दिए हैं। मैंने तथ्यों के साथ आपको बताया है कि सीबीआई के पास जांच क्यों नहीं हो रही, टेंडर के अंदर किस प्रकार की अनियमितताएं हैं, किस तरीके से ये किया गया है, चौंगटाउन के अंदर कितने में बढ़ना था, आज परियोजना कहां पहुंच गई, और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये गाड़ियां बांटने का काम हुआ, ये कृपा क्यों करती है कंपनी जिस समय कंपनी को फायदा होता है। इसलिए बीजेपी के नाम पे उसको राजनीति की तरफ उसको मोड़ना गलत है। ये जो इस प्रकार से बोलकर ये उस परिवार का भी मजाक उड़ा रहे हैं और ये जो घटना हुई है उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपने इस मुद्दे को तपोवन में भी उठाया था, तब इसको गंभीरता से लिया होता तो फिर ये विमल नेगी वाले निश्चित तौर से मैं तो पहले बोल रहा हूं, अगर लिया होता तो विमल नेगी आज जिंदा होते। इसमें मैंने तथ्यों के साथ ये सारे विषय बोले थे। 2 स्टेटों के अंदर 2 परियोजनाओं के लगने से 100 करोड़ का अंतर नहीं हो सकता। ये एक ही जो आपकी टेंडर है, उस टेंडर के अंदर टेंडर खुलने तक उसको 20 बार उसकी कंडीशंस को बदलना, ये इसीलिए होता है जिस समय आपने किसी को फायदा देना होता है। इन चीजों का कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। और मैं तो बिल्कुल साफ कहता हूं कि जिन अफसरों ने ये इस प्रकार का काम किया है वो जेल के अंदर होने चाहिए, लेकिन आप ये देख लीजिए वो जेल के अंदर ना जाएं, उसके लिए भी सरकार ने उन लोगों की मदद की है, जो इस बात को दर्शाता है कि ये लोग शरेआम भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने शरेआम जो है विमल नेगी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है।